अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 1D अरेज को, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर सर्च को डिस्कस किया था, उसके बबल सॉर्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 2D अरेज को डिस्कस किया, नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने लीनियर सर्च को डिस्कस किया 2D अरेज में। अब हमने डिस्कस करनी है 2D अरेज की बबल सॉर्ट। यप, लीनियर सर्च जो है हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 2D अरेज की बबल सॉर्ट को। 2D अरेज की बबल सॉर्ट में आपके पास आ जाएगा बबल सॉर्ट, टू डी अरेज। अब जो है ना, इसके अंदर दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दो किस्में आएंगी इसमें। टाइप 1 जिसमें है कि आपको एक एरे दी जाएगी, जिसको कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूँ अगर मुझसे हो जाए। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं हम एक, और I'll try my best to draw something out of this, like 1 2 3 4 5 6, और इतना इसको रख लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V भी कर लेते हैं। ओहो, ये ड्रॉ कॉपी क्यों नहीं करना दे रहा इसको इधर। ये एंड कंट्रोल V, दोबारा से इसको इधर वो कॉपी कर लेते हैं इधर, लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ पर सीन क्या होगा कि आपको एक 2D अरे इस तरह से दी जाएगी, जिसके के ऊपर 3 आपके यहाँ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 6 उसकी रोज हैं। लाइक दिस इज रो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। और जबकि आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। यहाँ पर कुछ डिफरेंट डेटा स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है 273 स्ट्रिंग की फॉर्म में। यहाँ पर नेम स्टोर्ड है अली, और यहाँ पर स्टोर्ड है जो है कहते हैं उनकी फॉर एग्जांपल एज स्टोर्ड है विच इज़ 35। ये तीनों स्ट्रिंग में, क्योंकि डेटा टाइप सेम रखनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाता है आपके पास 722 अहमद, और इसकी एज जो है 27 यहाँ पे स्टोर्ड है। उसके बाद थर्ड हम इस तरह से करते करते कुछ रैंडम डाटा मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि मैं इस सवाल को समझा सकूँ। 327 साइम 29। उसके बाद जो है कहते हैं आपके पास आ जाता है 913, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या कहेंगे, प्योर नेम ले लेते हैं बेसिकली, यहाँ पे ताहा ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर नेम ले लेते हैं हम जैन, और इसकी एज जो है हम डाल देते हैं 37। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पे कलर डेटा ले लेते हैं 500। इसकी जो है हमारे पास नेम ले लेते हैं रियाज, और इसकी जो एज है वो हम ले लेते हैं 43। अच्छा, अब ये सारा डेटा हमारे पास इस तरह से मौजूद है। क्वेश्चन ये कहेगा कि सॉर्ट द डेटा, sort the 2D array according to ascending order of age। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है। तो देखो, जब हम इधर आएंगे, इस बात को बड़े गौर से समझना,
तो हम ये देखते हैं, पहले इन दोनों एज का कंपैरिजन होगा। ये दोनों एज हमें नज़र आती हैं कि ये दोनों एज में से 35 बड़ी है, 27 छोटी है। तो ये वाली जो है इधर आकर इस तरह से ये वाली स्वैप हो जाएगी और ये वाली इधर आकर इस तरह से स्वैप हो जाएगी। ऐसा ही है। अभी तक साथ होना इधर तक। जी जी। अब यहाँ पर जो है कि कहते हैं मसला ये है कि खाली हम एज तो नहीं स्वैप कर सकते ना, क्योंकि खाली एज स्वैप करने का केस देखो क्या हो रहा है। खाली जब मैं एज स्वैप कर दूंगा तो अली की एज अहमद को लग जाएगी और अहमद की एज अली को लग जाएगी। तो इसकी स्वैपिंग के लिए लाजमी है कि फिर हम इन नेम्स को भी स्वैप करें, कि ये वाला नेम्स का भी सेक्शन स्वैप होगा। एंड इसी तरह से आपके जो ये जो आईडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके एम्प्लॉय आईडीज़ थी, ये भी स्वैप होंगी। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेवल कर देते हो कि ये आपकी आईडीज़ हैं, ये आपकी नेम्स हैं एंड ये इनकी एज है। तो सॉर्टिंग किस में हो रही है? सॉर्टिंग तो हो रही है हमारे पास इसके मुताबिक, एज के मुताबिक, बट इन दोनों को भी स्वैप करना साथ में लाजमी होगा। कंडीशन लगेगी कॉलम नंबर 3 पर। कंडीशन तो कॉलम नंबर 3 पर लग रही है ना, कि कॉलम नंबर 3 की रोज को स्वैप किया जाएगा। बट यहाँ पर याद रखने की जरूरत यह है कि जब यहाँ पर इन वैल्यूज को स्वैप किया जाएगा तो साथ साथ इनकी एसोसिएटेड बाकी वैल्यूज को भी स्वैप करना जरूरी है, वरना तो वो ऑर्डर ही गलत हो जाएगा उनका। मतलब ये कि ये 27 जो है अली की एज बन जाएगी, 35 अहमद की एज बन जाएगी, हम स्वैप करेंगे। तो वी कैन नॉट ओनली स्वैप द एजेस, हमें उसके एसोसिएटेड बाकी जितने भी कॉलम की वैल्यूज हैं वो भी हमें स्वैप करनी पड़ेंगी। तो इधर आ जाएगा आपके पास कि मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ कि द कंपैरिजंस आर डन according to values of कॉलम 3। कॉलम 3 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो हो रही हैं, बट द एंटायर रो हैज टू बी स्वैप्ड in order to sort the 2D array। जब 2D array को सॉर्ट किया जाता है तो किसी एक एलिमेंट के अगेंस्ट चेकिंग होती है, बट उसके बाद आपने देखा यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि आपकी जो है ये, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत किस कलर से ड्रॉ करूँ, इससे कर लेते हैं कि जो है हमें ये पूरी की पूरी जो है वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, कंट्रोल सी, कि हमें यहाँ पर जब स्वैपिंग करनी थी तो हम पूरी की पूरी रो को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि ये जो पूरी रो है ये वाली ऊपर आएगी एंड ये वाली जो रो थी ये नीचे आ जाएगी। लेकिन पूरी रो उठाना इज नॉट पॉसिबल इन सूडो कोड्स। तो हमें एक सेपरेट लूप लगाना पड़ेगा कि जिसके अंदर एक दफ़ा आईडी स्वैप होंगी, एक दफ़ा नेम स्वैप होंगे और एक दफ़ा एज स्वैप होगी। कंपैरिजन के बाद एक और लूप लगेगा जिसके अंदर के आपकी रोज के तीनों एलिमेंट्स को बारी बारी स्वैप किया जाएगा। ये बात यहाँ पे समझ आती है? यस। अब इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं कि सूडो कोड आपके पास क्या बनेगा। इधर सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे। टेम्प डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर टेम्प। टेम्प क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रिंग। उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पर रोज और कॉलम डिक्लेयर होंगे, डिक्लेयर रो और कॉलम को आप आई जे भी लिख सकते हो, रो कॉलम भी लिख सकते हो, तो मैं इधर रो लिख लेता हूँ, रो कॉलम। एंड बाउंड्री डिक्लेयर होगी आपकी, क्योंकि हमने कोड को एफिशिएंट बनाना है। बाउंड्री इंटीजर होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिक्लेयर स्वैप्स। स्वैप्स की क्या डेटा टाइप रखी जाएगी? बूलियन। इससे क्या होगा कि जब सारी स्वैपिंग रुक जाएगी
तो आपका कोड टर्मिनेट किया जा सकेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे बाउंड्री किस तरह लगानी है। बाउंड्रीज हमने लगानी है टोटल नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कितनी रो सॉर्ट होनी है, 6 रोज सॉर्ट होनी है ना। तो इन मैक्सिमम हमारे पास 6 गोज बनेंगी टोटल, तो बाउंड्री हमारे पास सेट होगी 6 की। इधर आप बेसिक एक मैक्स वेरिएबल बना लेना चाहिए था वैसे हमें। क्या वेरिएबल बनाए इधर, डिक्लेयर नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लो। इधर बाउंड्री को हम असाइन करेंगे, टोटल रोज हमारे पास कितनी है 6, तो 6 - 1 असाइन कर देंगे उसको। ये क्या था आपकी, ये आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कॉलम रेफरेंस हमारी है, लेकिन कितनी रोज सॉर्ट होनी होगी, कितने अमाउंट ऑफ डाटा सॉर्ट होना है, वो उसके हिसाब से बाउंड्री लगाई जाती है। तो कितने डाटा वैल्यूज हैं, 6 डाटा वैल्यूज हैं जिन्होंने सॉर्ट होना है। ये करने के बाद हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड रिपीट यहाँ पर लिखा जाएगा। अभी तक कोड उसी तरह का लिखा जा रहा है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। रिपीट स्वैप्स को कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अभी तक कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर सर्च किया जाएगा फॉर रो, अब देखना इसको, फॉर रो 1 to बाउंड्री, अभी भी नॉर्मल ही चल रहा है। अब कंपैरिजंस करने के लिए हम यहाँ पर 2D अरे के कंपैरिजन करने के, इफ दिस अरे रो, अच्छा कौन से वाले कॉलम के अकॉर्डिंग देखना था, ये भी देख लो। कॉलम नंबर 3 के ना, तो रो कॉमा 3, नहीं इस तरह नहीं लिखते इसमें, दिस इज रिटन एज रो कॉमा 3 is greater than this array row +1, 3। देन क्या करना है, देन हमने यहाँ पर स्वैपिंग करनी है। लेकिन स्वैपिंग किस तरह से करनी है, स्वैपिंग को भी देखो कि हमें 3 दफ़ा पहले इस कॉलम को स्वैप करना है, फिर इस कॉलम को और फिर इस कॉलम को। कंपैरिजन होने के बाद हमने 3 दफ़ा कॉलम को करना है, तो इधर एक सेपरेट लूप का लगेगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर जे, यानी कि सॉरी फॉर कॉलम 1 to 3, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं जिनको हमने स्वैप करना है। ये जो है, ये जो 3 वाली वैल्यू है, इसकी जगह आप मैक्स कॉलम भी लिख सकते हो, अगर आपने मैक्स कॉलम वेरिएबल जो है वो रखो। ये ऊपर वाला क्या था, ये मैक्स रोज थी, ये वाला मैक्स कॉलम है। ये करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले स्वैपिंग करेंगे, टेम्प को साइन करेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना, एक छोटी सी चीज़ देखने वाली है, मैंने इधर नहीं मेंशन किया, लेकिन वैसे ही स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, इनके एज को कंपेयर करने के लिए आपको पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप इसके ऊपर जो है, इस वाली जगह पर इसको ब्रैकेट में डाल के str to num भी करोगे साथ साथ। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा था इधर, तो इस बात का भी ख्याल रखना कि पेपर में डेटा टाइप किया है तो उसकी कन्वर्जन ज़रूरी होगी इंटीजर या रियल में, ताकि आप उसको कंपेयर कर सको। इधर मैंने नहीं किया, वरना वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा। इधर हम असाइन कर देते हैं इसके स्वैपिंग, दिस एरे रो कॉलम, उसके बाद दिस एरे रो, मैं उस तरह से क्यों लिख देता हूँ, इस तरह से रो कॉलम, इसको साइन करेंगे दिस एरे रो +1 कॉलम। अब ये रो +1 कॉलम वाले को साइन कर दिया जाएगा टेम्प। यहाँ पे टाइम पर असाइन हो गया, और इधर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर हम स्वैप्स को ट्रू कर देंगे, क्योंकि स्वैपिंग हमारे यहाँ पे हुई है। अगर ये कोड चलता है तो इसका मतलब ये कि स्वैप्स हमारे यहाँ पर ट्रू है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड इफ,
उसके अलावा उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आए, उसके बाद आप बाउंड्री को रिड्यूस करेंगे बाय 1, और यहाँ पर आ जाएगा until swaps is equal to false। सीन क्या हुआ था, दोबारा समझा देता हूँ कि सबसे पहले बाउंड्री को सेट किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स जितने सॉर्ट करने से उसे -1 तक, रो के लिए वैल्यू लगाई गई 1 से लेकर बाउंड्री तक, क्योंकि हमने इन रोज को सॉर्ट करना है, ऊपर नीचे पूरी पूरी रो उठा के सॉर्ट करनी पड़ेगी ना हमें। तो जिधर हमें स्वैपिंग की जरूरत थी उधर हर कॉलम की वैल्यूज को स्वैप करना पड़ेगा आपस में, कि पहले आईडी स्वैप हो, फिर नेम स्वैप हो, फिर एजेस स्वैप हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पूरे का पूरे रो उठा के ऊपर रख देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो ये चीज़ पाइथन में पॉसिबल होती है, ये चीज़ पाइथन में पॉसिबल होती है, मेरे ख्याल से शायद जावा में भी पॉसिबल होती है, बट फॉर सम रीज़न जो है इन्होंने नहीं, जावा में पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ पाइथन में है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये हमारे लिए सख्ती रखी हुई कि हमें वो बारी बारी को सबको उठा के करना पड़ेगा, जिस वजह से कि हमें कॉलम के लिए एक लूप लगाना पड़ता है 1 से लेकर 3 तक। जब स्वैपिंग हो जाती है तो स्वैप्स ट्रू पे सेट कर दिए जाते हैं, बाउंड्री रिड्यूस कर दी जाती है, एंड दिस कोड कंटिन्यूज अंटिल आपका स्वैप जो है वो फॉल्स हो जाए। इसमें कोई सवाल आपका? सर इसमें एडवांस क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जिसमें नाम की नाम की sorting होगी, मतलब बाय अल्फाबेट? अल्फाबेट की भी आ सकती है आपको। अल्फाबेट की sorting वो कैसे होगी? सिंगल अल्फाबेट लिखा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरा पूरा नेम के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन जो आपके सिंगल अल्फाबेट होता है ना, तो उसको आप डायरेक्टली एज नंबर्स की तरह डील कर सकते हो। इधर अल्फाबेट के ऊपर जो है डायरेक्टली कंपैरिजन आपको अलाउड है, कि आप ये अल्फाबेट से कंपैरिजन कर सकते हो आपस में। आई डोंट नो क्यों, लेकिन है, करेक्टर डाटा टाइप का जो है किया जा सकता है। आई सी। लेकिन वो एक अल्फाबेट की आपको आएगी, एक अल्फाबेट की आएगी। वरना दूसरा तरीका ये कि अगर आपको उस पर शक है तो उसकी एस की वैल्यूज पे कर लें, उसको एस ए एस सी लगा लेना, जो बिल्ट इन फंक्शन था, उससे हाँ एस की हाँ वैल्यू आ हाँ। जाएगी, उसको तो कंपेयर कर सकते हो आप बिल्कुल, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो एक अल्फाबेट की आएगी, आपको उसमें पूरे नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने को नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको पता है जैसे अली और अहमद है, तो फिर वो आपको नेक्स्ट अल्फाबेट पे जाना पड़ता है, तो वो तो बड़ा लंबा काम है ना कि आप वो करो, वो चीज़ तो नहीं होने वाली। उससे सही। याद है वो सवाल हुआ था। वो वाला मैंने सर कोशिश की थी, पर मुझे बहुत सारी चीजें मैंने सोची, मैंने बोला ये कैसे होगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, हाँ, थोड़ा आपको सा। करके दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अच्छा, तो अब इसके क्वेश्चन टाइप 2 की बात करते हैं, कि टाइप 2 में किस तरह के सवाल आएंगे आपको। ये थोड़ी सी जो है ना अजीब सी है। टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है कि आपको कहता है कि सॉर्ट ईच, फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि वो सॉर्ट एक कॉलम को सॉर्ट करें या फिर एक रो को सॉर्ट करें। किस तरह से, कि आपको एक एरे बना के दी जाती है, मैं ऊपर वाली वो एरे जो ऊपर बनाई थी वो मैं ले आऊँ यहाँ पे, ये वाली, कॉपी एंड कंट्रोल वी। अब वो क्या कहता है आपसे कि ये जो एरे आपको नज़र आ रही है, इसमें डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। बिल फर्ज, एक मिनट, आपको इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 7 1 3 2, फिर इसमें लिखी हुई हैं फॉर एग्जांपल 4 8 2 9, और यहाँ पर है आपके पास 11 17 29 0। और क्वेश्चन में वो आपको ये कहता है कि सॉर्ट ईच रो, कि हर एक रो को बारी बारी सॉर्ट करो। जब आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा कि पहले आप रो 1 को सॉर्ट करोगे, रो 1 सॉर्ट होगी, क्या बन जाएगी आपके पास 1 2 3 7। रो 2 को फिर सॉर्ट करोगे एस 2 4
8 9 एंड रो नंबर 3 को आप सॉर्ट करोगे एज 0 11 17 29। इस तरह से ये सॉर्ट होगी कि आप बारी बारी एक एक रो को जाकर जो है फिर सॉर्ट कर रहे होगे। इस तरह के सवाल के लिए आप क्या कोड लिखोगे, थोड़ी सी वेरिएशन आएगी कि अब हम बारी बारी एक रो का लूप लगाएंगे और उसके अंदर जो है क्या कहते हैं कॉलम्स के लिए सॉर्टिंग कर रहे होंगे। ऐसे समझ लो कि अब हमने क्या करना है कि इस एक रो को एक वन डी अरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं खाली कहूँ कि जी ये वाली जो रो है, यू हैव टू चूज फॉर दिस रो ओनली, क्या इस एक रो को जो है हम एक वन डी अरे के तौर पर डील कर सकते हैं ना? हाँ। तो अब हम इस एक रो को वन डी अरे के तौर पे सॉर्ट करेंगे, वन डी अरे वाला सॉर्ट लिखेंगे और उसके ऊपर एक फॉर लूप लगा देंगे 1 से लेकर 3 तक का। उससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इधर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। डिक्लेयर रो कॉलम एंड temp storage as integer। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं स्वैप्स को बूलियन। उसके बाद अब यहाँ पर देखना कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बाउंड्री को सेट कर देता हूँ मैक्स इंडेक्स -1 बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री इधर क्या ली जाएगी? बाउंड्री इधर देखी जाएगी मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि हम एक वन डी के अंदर कर रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स -1। इधर 4 है तो 4 -1 जो है हमारी बाउंड्री सेट हो जाएगी। अब उसके बाद लूप कितनी रोज के लिए लगाना है हमने, कितनी दफ़ा हम कितनी रोज को सॉर्ट करें, 3 रोज को कर रहे हैं तो इधर लग जाएगा फॉर रो 1 2 3, 3 रोज सॉर्ट करने के लिए। अब इसके अंदर जो है हम बबल सॉर्ट लिख लेते हैं, रिपीट। अब ये वन डी अरे का बबल सॉर्ट होगा ऑलमोस्ट। रिपीट स्वैप्स को कर देंगे हम फॉल्स, और फिर इधर अब लगेगा फॉर कॉलम 1 टू बाउंड्री if this array row comma column is greater than this array रो। अच्छा, इधर कंपैरिजन किसका हो रहा है? कॉलम्स के अंदर हो रहा है ना कंपैरिजन, तो इधर कॉलम +1 आ जाएगा, रो कॉलम +1। देन क्या होगा? देन हम यहाँ पर करेंगे स्वैपिंग। स्वैपिंग इस तरह से होगी कि टेम्प को साइन कर दिया जाएगा यहाँ पर दिस एरे रो कॉमा कॉलम। उसके बाद दिस एरे रो कॉलम को उससे एक बड़ी वाली वैल्यू साइन कर दी जाएगी, रो कॉलम +1। और उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं दिस एरे रो कॉलम +1 को टेम्प असाइन कर देंगे। एंड उसके बाद आपके स्वैप्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे ट्रू पे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड इफ। एंड इफ होने के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा यहाँ पर, बाउंड्री रिड्यूस हो जाएगी, बाउंड्री -1 और अनटिल
swaps इज इक्वल्स टू फॉल्स, और ऊपर वो जो हमने रो के लिए लूप लगाया था ऊपर वाला, ये अपनी नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। ये कोड आपको क्लियर हो गया ये कैसे किया गया? कि बेसिकली हमने हर रो के लिए जो है सेम कोड चलाया है कि वो हर कॉलम को सॉर्ट करे, और दिस वाज रिपीटेड फॉर एवरी रो। राइट। अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके यहाँ पर जो एरेज की थ्योरी थी ना, वो कंप्लीट हो जाती है। ओहो, इतने लंबे नोट्स बन गए, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने प्रेजेंट नहीं किया अभी, एक सेकंड, प्रेजेंट समथिंग एल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि each pseudocode statement in the following table may contain an error due to the incorrect use of function or operator. Describe the error case in each case. Write no error if the statement contains no error. You may assume that none of the variables referred are of an incorrect type. Data type error नहीं होगी, बाकी कोई error आ सकती है। वो कहते हैं result 2 and 4। 2 and 4 में इसमें एरर क्या है कि बेसिकली एंड कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज करते हैं टू स्ट्रिंग या टू कैरेक्टर्स या एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर को। ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं, हमारे पास जो है 2 and 4 को जो है एक स्ट्रिंग या चार कैरेक्टर फॉर्म में होना चाहिए था। 2 and 4 should be कैरेक्टर, और वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, कैरेक्टर में हो सकता है क्या? जी कैरेक्टर में भी हो सकता है। इंसर्ट में लिखा हुआ है उन्होंने कि कैरेक्टर को भी कंकेटिनेट किया जा सकता है विद स्ट्रिंग, दो कैरेक्टर्स को भी आपस में जोड़ा जा सकता है, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर को भी और दो स्ट्रिंग्स को भी। सही। उसके बाद उन्होंने कहा सब स्ट्रिंग को मिड सूडोकोड 4-1, नो एरर। नो एरर। इफ x इज इक्वल टू 3 और 4, आई थिंक वापसी x लिखा आना चाहिए, x इक्वल्स टू वापसी, x मतलब इज इक्वल और टू 3 और x इज इक्वल टू 4, x। ये हाँ। हो गया। तो ये आपकी जो कंडीशन लगी हुई है, ये दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट कंडीशन। उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट स्टेटस एंड इंट x/2। इसमें क्या इशू है कि दिस ये डज नॉट एवेलुएट टू अ बुलियन, एंड बुलियन पे लगता है ना कि दो ऐसी चीज जिसका रिजल्ट बुलियन हो, तो इंट x/2 डज नॉट रिटर्न अ बुलियन, तो उसको इस तरह से एंड नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। उसके बाद जो है कहते हैं आपके पास आ जाता है मैसेज डन प्लस लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग। ऐड ही नहीं हो सकते जी स्ट्रिंग के साथ। जी, स्ट्रिंग एंड इंटीजर कैन नॉट बी एडेड। खैर ये तो एक पैसे का सवाल था, इसमें तो एरेज का तो काम भी नहीं था, पता नहीं। खैर बिकॉज बेसिकली ये टॉपिक जो है ना, ये आपका एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग है, दोनों है। मैंने आई थॉट मैंने इनके ऊपर नाम लिखा हुआ है सबका। खैर अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग है, इसमें स्ट्रिंग से सवाल ज़्यादा आपको नजर आएंगे, एरेज के फिर भी इतने नहीं है, लेकिन खैर। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में अ ग्लोबल 2D एरे रिजल्ट of type integer is used to store a list of exam candidate numbers together with their marks। यानी कि आपके पास एक 2D array है of type integer type की array है, that is used to store a list of exam candidate numbers together with their marks। इसमें exam candidate number हैं, उसके marks हैं। The array contains 2000 elements, organizes 1000 rows and 2 columns। 1000 rows and 2 columns। ये वही सवाल है जो हमने भी थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट की है कि आपके पास ये है कॉलम नंबर 1 और ये इसका आ गया कॉलम नंबर 2। यहाँ पर जो है आपके पास उनके कैंडिडेट नंबर्स हैं और यहाँ उनके मार्क्स हैं। कॉलम 1 contains the candidate number and column 2 contains marks to the corresponding candidate। The elements contain valid exam result data। तमाम के तमाम वैलिड है, कोई भी ब्लैंक नहीं है, कोई भी इररिलेवेंट नहीं है, सबके अंदर डाटा वैलिड है।
The procedure sort is needed to sort the result into ascending order of marks using an efficient bubble sort algorithm. Write pseudocode for the procedure sort. वही हिसाब किताब है सेम कि है अगर बिल्कुल। आपके जी सेम बिल्कुल वही कोड हमारे पास आ जाएगा, सवाल ये कि अब हमारे पास कॉलम्स 2 हैं, वहां पे 3 थे। तो इधर हम हेडर दे देते हैं अपना, और कोड एज इट इज वही लिखा जाएगा इधर आपके पास कि प्रोसीजर सॉर्ट, और पैरामीटर्स कोई नहीं लेगा ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेयर टेम्प। मार्क्स इस फॉर्म में है, मार्क्स हमारे पास फॉर्म में इंटीजर में, तो ये टेम्प भी आपकी इंटीजर होगी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारे पास नो स्वैप डिक्लेयर सॉरी स्वैप डिक्लेयर स्वैप्स बूलियन। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाउंड्री रो और कॉलम को डिक्लेयर कर लेंगे, डिक्लेयर बाउंड्री रो कॉलम इंटीजर। अच्छा, अब हमारे पास बाउंड्री क्या होगी, 1000 रोज है ना, यानी कि 1000 रोज हैं जिसपे डेटा से लिखा हुआ है, तो हमारी बाउंड्री कितनी होगी 1000 - 1। तो बाउंड्री को जो सेट कर दिया जाएगा 1000 - 1 पे, डायरेक्टली 999 लिख रहे भी कोई मसला नहीं होता। उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना वो लगाएंगे रिपीट। ये टाइप 1 का सवाल है बाय द वे, ये टाइप 1 का सवाल है। रिपीट स्वैप्स को कर देंगे हम यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि अभी तक कोई स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैप्स को फॉल्स करने के बाद लगाया जाएगा कि फॉर रो 1 to बाउंड्री। फिर उसके बाद कंपैरिजंस करेंगे कि चेक कौन से में मार्क्स लिखे हुए हैं, सेकंड वाले के हिसाब से कंपैरिजन होगा ना, कि इफ रो सॉरी एरे का क्या नाम था, एरे का रिजल्ट, इफ रिजल्ट रो कॉमा 2 इज ग्रेटर देन रिजल्ट रो प्लस 1 कॉमा 2, देन हमें अब लगेगा यहाँ पे कॉलम के लिए लूप, फॉर कॉलम 1 to 2 टेम्प को असाइन किया जाएगा आपका ये वाला वेरिएबल। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ ऐसे, डुप्लीकेट, ठीक है। उसके बाद इस वाले को जो है हम इससे बड़ी वाली वैल्यू साइन कर देंगे। ये तो बड़ा आसान तरीका निकाल दिया मैंने। अच्छा खैर, उसके बाद जो है कहते हैं इधर आप कर देंगे रिजल्ट रो प्लस 1 2, और उसके बाद जो है यहाँ पर वापस इस जो बड़ी वाली वैल्यू को हमने स्वैप किया था इधर टेम्प डाल देंगे, रिजल्ट रो प्लस 1 कॉमा 2, इसको टेम्प दे देंगे। स्वैप्स हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एंड इफ हो जाएगा, नहीं पहले यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम, ओहो स्वैप्स इसके बाहर होने हैं, नेक्स्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ पर स्वैप्स जो हैं वो हो जाएंगे ट्रू। स्वैप्स को ट्रू करने के बाद आपके पास एंड इफ आ जाएगा। एंड इफ होने के बाद जो है कि कहते हैं आपके पास नेक्स्ट रो बाउंड्री को करेंगे -1, और यहाँ पर आ जाएगा अनटिल
swaps equals to false and procedure. ये आपका वही बबल सॉर्ट एल्गोरिथम जो कि हमने पहले देखा था, एग्जैक्टली वही आया। सवाल ये कि अब हमारे पास कॉलम 2 थे, उस सवाल के केस में कॉलम हमारे पास 3 थे। एंड ये देख सकते हो कि ये वही फॉर्मेट के ऊपर अगले सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 43 है मेरे ख्याल से, यस, वो भी इसी फॉर्मेट पे आया हुआ है। तो और ये देख लो कि ये 8 नंबर का सवाल है, जिसमें से कुछ भी नहीं करना, सवाल ये कि उसको याद करके वहाँ पे लिख दो। ठीक हो गया ये? अच्छा, तो इसके बाद अभी के लिए ये वाले सवाल तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल वाले हैं, थोड़े हल्के सवाल पे पहले जाते हैं। हम्म अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सवाल आता है कि a procedure count vowels will be called with a string containing alphanumeric characters as its parameter। एक आपके पास प्रोसीजर है काउंट वॉवल्स, जिसके अंदर की अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग करेक्टर्स जो है वो पैरामीटर में आएगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है उसमें अल्फाबेट्स भी हैं, करेक्टर्स भी हैं उसमें। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वॉवल ए ई आई ओ यू इन अ स्ट्रिंग, यानी कि आपने वॉवल्स जो हैं कितने आए हैं वो आप एक स्ट्रिंग में आउटपुट करेंगे। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अदर अल्फाबेटिक करेक्टर्स एज अ सिंगल टोटल, यानी ए का टोटल ई का, आई का, ओ का, यू का सेपरेट आएगा, और एक आपके पास सेपरेट टोटल होगा बाय के रिमेनिंग करेक्टर्स के लिए। अल्फा न्यूमेरिक है तो नंबर्स को इग्नोर कर देना है, नंबर्स इग्नोर हो रहे हैं इस केस में नजर आ रहा है। A string may contain both uppercase and lowercase characters। uppercase characters भी हो सकते हैं, lowercase characters भी हो सकते हैं, तो कंपैरिजन में इस बात का भी ध्यान रखना होगा। Each count value will be stored in a unique element of a global 1D array character count of type integer। कैरेक्टर काउंट आपकी ग्लोबल एरे है जिसके कि आपके पास एरे के 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर आप स्टोर करेंगे, यानी कि एक ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, और एक बाकी अदर अल्फाबेट्स का। नंबर्स आपने, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक था तो ये आपने इग्नोर कर देना। कैसे किया जाएगा इसको? अच्छा, सवाल समझ आ गया यहाँ पे? हाँ समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको कैसे किया जाएगा कि आप यहाँ पे डालोगे प्रोसीजर काउंट वॉवल्स, और वो स्ट्रिंग आप पैरामीटर में लोगे, दिस str स्ट्रिंग। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पर वेरिएबल मैं खैर बाद में डिक्लेयर कर लूँगा, आप कर लेना लाजमी। फॉर इंडेक्स 1 to 6 पहले पूरी एरे को इनिशियलाइज करेंगे। करेक्टर काउंट इंडेक्स में सब में 0 स्टोर कर लेते हैं। करेक्टर काउंट इंडेक्स, इस सारे एलिमेंट्स को हमने इनिशियली 0 कर दिया ताकि वो जितना भी प्रीवियस डाटा है वो डिलीट हो जाए, क्योंकि ग्लोबल एरे है ये अंदर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हुई हुई। सबको 0 करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इधर लूप लगाते हैं कि फॉर दिस करेक्टर, दिस एट्रिब्यूट लेंगे 1 to लेंथ ऑफ दिस str, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग हमने चेक करना है। अब ये जो मैं लिखूंगा ना स्टेटमेंट अगली, ये बड़ी अच्छी तरह से याद रखना हमेशा। नहीं, इधर दिस करेक्टर नहीं डाल सकते, इधर इधर नहीं डालना था। इधर हम ले लेते हैं फॉर करेक्टर पोजीशन, रख लेते हैं इसका नाम करेक्टर पोजीशन। अब देखो, करेक्टर पोजीशन 1 to लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ताकि पूरे लेंथ। अब बारी बारी एक एक करेक्टर को चेक करने का कोड क्या होता है ये देख लेना। इधर बारी बारी जब आप एक करेक्टर को करना होता है तो आप दिस करेक्टर लिखते हो, जिस करेक्टर में आप जिस पे एक करेक्टर स्टोर करोगे। और फंक्शन यहाँ पर उससे कहा था क्योंकि अपर केस और लोअर केस दोनों को चेक करना है तो हम सिंपली सबको लोअर केस से भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
टू लोअर, टू अपर भी कर सकते हो ताकि आप सारे को अपर में ले आओ, मैं लोअर में कर रहा हूँ। मिड दिस एस टी आर करेक्टर पोजिशन 1। इससे क्या होता है कि पूरे स्ट्रिंग में से एक एक करेक्टर उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्ट्रिंग हो ए जी जे 3 9, क्या होगा, आपने लगाया मिड दिस एस टी आर, यानी कि इस एस टी आर में से करेक्टर पोजीशन की क्या वैल्यू होगी, अभी 1 होगी, उधर से एक करेक्टर उठाना है, तो ये वाला करेक्टर आपका दिस करेक्टर में स्टोर हो गया। फिर करेक्टर पोजीशन इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट तरफ, तो अगली दफा कौन सा करेक्टर उठाया जाएगा, आपने करेक्टर पोजीशन की वैल्यू अब 2 हो चुकी होगी, तो दिस एस टी आर 2 1, सेकेंड पोजीशन से एक करेक्टर जी उठा लिया जाएगा। एंड सबका केस सेम करना जरूरी है क्योंकि आगे हमने कंपेरिजन करने हैं, तो इस वजह से हमने 2 लोअर लगा दिया ताकि सबका केस सेम हो जाए। ये बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर अपने पास केस ऑफ दिस जार, केस ऑफ दिस करेक्टर। इफ ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर यहाँ पर दिस करेक्टर आपके पास आ जाता है ए, तो क्या होगा आपने करेक्टर काउंट की फर्स्ट इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर देना बाय 1। कि यहाँ पर ए है, फिर उसके बाद ई के लिए भी सेम करेंगे, करेक्टर काउंट 2 + 1। अब मैं सबके लिए नहीं लिख रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आई ओ और यू के लिए आप ए आई ओ, और यू के लिए आप इसी तरह से 3 4 और 5 को जो है वो इंक्रीमेंट करोगे। उसके बाद जो है कि कहते हैं बाकी रिमेनिंग करेक्टर्स के लिए मैं बताता हूँ कि आप इधर लिखोगे ए टू जी, क्या किया जाएगा, करेक्टर काउंट 6, यानी जो 6 इंडेक्स थी उसको इंक्रीमेंट कर दोगे, करेक्टर काउंट 6 + 1। अच्छा, इधर ए टू जी लिखा है तो ऊपर भी तो ए था, मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि केस स्ट्रक्चर हमेशा ऊपर से पढ़ा जाता है। अगर इसमें ए आया होगा ना कभी, तो वो पहले इस वाली स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ए नहीं है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जांपल वो डी है, तो वो इसको भी स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा, आई को भी स्किप कर देगा, ओ को भी स्किप कर देगा, यू को भी स्किप कर देगा, तो वो फिर इधर आके इंक्रीमेंट होगा। उस केस में ए टू जी यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो आपको कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे स्किप करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये बात समझ में आती है? यस। अच्छा, ये करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर कर दोगे एंड केस। अच्छा, मैंने अदरवाइज क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, अदरवाइज मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है जिनको इग्नोर कर देना था। अगर मैं अदरवाइज लगा दूंगा तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स विल नॉट बी इग्नोर्ड। अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं उसने कहा था कि काउंट एंड आउटपुट द अकरेंसेस, तो सिंपली जो है आप यहाँ पर लूप लगा दोगे उसके बाद अगला कि फॉर इंडेक्स 1 to 6, इधर आप कर दोगे आउटपुट कैरेक्टर काउंट इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम अप्रोप्रिएट मैसेज लिखते, क्योंकि अप्रोप्रिएट मैसेज मांगा ही नहीं गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई नहीं लिखा, और इधर आपके पास एंड प्रोसीजर हो जाएगा। ये कोई सवाल इसके अंदर आपका? मेरे ने जो ए टू जेड किया है, जी तो ये लाइक करेक्टर सारे ए से लेके जेड तक उसमें हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे, अरे में। बिल्कुल हो जाएंगे। तो जो मुझे कुछ समझ कॉन्सोनेंट नहीं आया, तो इसमें हमने तो काउंट ही नहीं किए नंबर ऑफ वाउल्स। काउंट हमने इस तरह से किए हैं कि ये हर एरे इंडेक्स के अंदर स्टोर है ना, ये अगर आपके पास ये जो सवाल था उससे कहा था कि इस 6 में आपने स्टोर करना है ना, तो हो क्या रहा है कि बेसिकली अगर यहाँ पे मैं एक 6 एलिमेंट एरे ड्रॉ कर पाऊँ, जल्दी हो जा,
4 5 एंड 6 से ड्रॉप करते हैं। अब देखो इसको कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि उससे कहा था कि इस एक एलिमेंट अरे है जिसकी कि हमने इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 रखी हुई थी। अब क्या हो रहा था कि जैसे ही अगर हमें ए मिलता है तो हम इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। तो यहाँ पे पहले 0 स्टोर था तो अब ये +1 हो जाएगी, फिर एक और ए आ जाता है फिर +1 हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास ई आ जाता है तो ये वाली इंडेक्स +1 हो जाएगी। तो ये इंडेक्स के अंदर नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहे हैं और उन सबका काउंट इस एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। each count value will be stored in the unique element of a global 1D array सर current। ऊपर वो ये भी तो लिखा हुआ है, काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ occurrences ऑफ ईच। और अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। जी, तो उसको आउटपुट करने के लिए हमने ये लूप लगा दिया था 1 से लेकर 6 सही तक सही सबको। सही। नहीं, मैं मेरे दिमाग में चला था कि टोटल वाउल्स हमें आउटपुट करने थे उनके नंबर। नहीं नहीं, टोटल को नहीं, सेपरेट काउंट आउटपुट करना था उनका। सही सही। उससे कहा है ना कि अकरेंस ऑफ ईच वोवल। हम्म। ये हमारे एक मैथ के टीचर होते थे, वो कहते थे कि एग्जामिनर की आपने इंग्लिश पकड़नी है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। कि किससे वो कहा अकरेंस ऑफ ये तो ईच मैंने वोवल भी के सुना बाद। बहुत। हाँ, तो इस वजह से ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया। समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद ये वाले सवाल अभी ज़रा मुश्किल हैं, ज़रा आसान वाले सवाल देख लेते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल है। आसान वाले सवाल किधर हैं यार? ये तो एरेज का सवाल ही नहीं है। ये अच्छा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है, ये खैर एरेज का सवाल नहीं है, स्ट्रिंग्स का सवाल है, लेकिन ये एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग मैं इसकी तरह से साथ करवाता हूँ क्योंकि इस दोनों के ऊपर ही वो बड़े टेक्निकल सवाल देता है। वरना वैसे तो शायद ये भी बेसिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक लगे, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल है कि अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम इफ इट इज रेड द सेम फॉरवर्ड एज बैकवर्ड्स। उसको उल्टा पढ़े सीधा पढ़े वो सेम रहता है। द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर एन एग्जांपल ऑफ अ पैलिंड्रोम। रेस कार, रेस कार को उल्टा पढ़ें तो भी वो रेस कार ही रहता है। मैडम को उल्टा पढ़ें वो मैडम ही रहता है। और इस तरह से न्यूमेरिक स्ट्रिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 4 3 2 1, इसको भी उल्टा पढ़ें तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ही रहता है। ये पैलिंड्रोम होता है। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स नीड टू बी ट्रीटेड द सेम। फॉर एग्जांपल ए इज इक्विवेलेंट टू ए, यानी कि जो कैपिटल ए है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल ए। तो अपर केस और लोअर केस का भी आपने खास ख्याल रखना है। द फंक्शन इज पैलिंड्रोम विल टेक अ स्ट्रिंग पैरामीटर, ये पैरामीटर में स्ट्रिंग लेगा। द फंक्शन विल रिटर्न true if the string is a palindrome and return false if the string is not a palindrome. Write pseudocode for is palindrome. समझ में क्या आया कि ये जो रेस कार आपका है, या जिस तरह से आपके पास ये मैडम है, या ये हुआ है कि अगर ये उल्टा भी सेम है तो रिटर्न ट्रू कर देना है, और अगर ये उल्टा फॉल्स है तो फिर आपने फॉल्स रिटर्न कर देना है। सवाल की समझ आई? हम्म। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि क्या आपको लगता है आप खुद कर सकते हो सही है? तो मुझे सोचने दें। तो मैं करा देता हूँ, छोड़ो, मुश्किल सवाल है, वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं ना इधर हेडर बना देता हूँ ताकि मैं पहले समझा देता हूँ। देखो हमारे पास अगर ये है रेस कार, तो हमने क्या करना है कि अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स को सेम ट्रीट करना है। उस वजह से हम सारे को कैपिटल कर देते हैं पहले, ताकि हमारे लिए वो झंझट ही ना रहे। रेस कार, उसमें ले गए हम अपर केस और वो टू अपर लगाकर। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे। करेंगे ऐसे कि हम सबसे एंड से और सबसे पहला करेक्टर उठा लेते हैं। सबसे एंड से और सबसे पहला करेक्टर उठाएंगे। अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है एज रेस कार, रेस कार, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से करेक्टर उठाना है। ये कैसे उठाया जाएगा, मैंने बताया था कि फ्रंट साइड से करेक्टर के हिसाब से उठाते हैं। आप यहाँ पे लगाएंगे मिड दिस एस टी आर इंडेक्स 1। ये तो इस साइड से करेक्टर उठाने के लिए आपके पास हो गया कि आप इस साइड से उठाने के लिए फ्रंट साइड से इंडेक्स की जो वैल्यू है ना ये लूप में चल रही है। लूप कितने का लगेगा? लूप लगेगा आपका फॉर द हाफ ऑफ द लेंथ। इसकी हाफ ऑफ द लेंथ का इंटीजर फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि हमने वहां तक ही चेक करना है, पूरे लूप को तो हमने स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये इस तरह से करते हैं तो ये 3.5 आ जाएगा। 3.5 इंटीजर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा?
यानी कि हमें इन दोनों हिस्सों को सिर्फ कंपेयर करने की जरूरत है ना, एक करेक्टर की तो खैर है, वो तो पता है कि सेम ही होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई? हम्म। अब हमें इस तरफ वाला आर किस तरह से उठाना है, मतलब कि इस तरह से करेक्टर्स किस तरह से उठाने होंगे। इस तरह से करेक्टर उठाने का तरीका ये होता है कि आप इधर लगाते हो मिड दिस एस टी आर। सेकेंड पैरामीटर पता है किस तरह से लिखा जाता है? आप इधर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेते हो, लेंथ दिस एस टी आर माइनस इंडेक्स, और एक करेक्टर उठाओगे। ये माइनस इंडेक्स से क्या होगा? देखो पहली दफा केस में क्या इंडेक्स की वैल्यू होगी? इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी। लेंथ दिस एस टी आर क्या है हमारे पास? 7। 7 माइनस 1 जो है हमारे पास क्या होगा? इसकी कितने हैं? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7, और 7 माइनस 1 हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 पोजीशन से ये तो गलत हो जाएगा, तो इंडेक्स वाले 0 नहीं होना चाहिए। इंडेक्स जो है पहले 1 थी, अगर इंडेक्स 0 कर देते तो वहां से गलत हो जाएगा। हम्म ओ सॉरी, इसको इस तरह से +1 कर लेता ना यहाँ पे साथ साथ। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, कि इसको इस तरह से नहीं लिखते। बेसिकली इसके लिए आप लिखते हैं मिड दिस एस टी आर लेंथ दिस एस टी आर माइनस इंडेक्स +1, और इधर से फिर आप एक करेक्टर उठाते हो। क्या होगा इससे? राइट साइड से एक करेक्टर उठाने के लिए, कि राइट साइड से जब आप एक करेक्टर उठाओगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास, कि आपने इधर से करेक्टर उठाया आर, तो क्या होगा? अभी इंडेक्स 1 थी, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? 7। 7 माइनस 1 6 प्लस 1 7, तो आपकी 7th करेक्टर उठाया जाएगा। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये वाला करेक्टर तो उठाया जाएगा। इस वाले को करेक्टर उठाने के क्या आ जाएगा? लेंथ 7 थी, 7 माइनस 2 क्या हो जाता है? 5। 5 प्लस 1 6, तो ये 6 करेक्टर भी उठाया जाएगा। फिर इस तरह से जब इंडेक्स 3 होगी तो ये वाला करेक्टर उठाया जाएगा। 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 1 5, ये 5th करेक्टर भी आपका उठाया जाएगा। इसके बाद लूप रुक जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला चेक करने की जरूरत बीच में से नहीं है। ओहो, समझ में आया? समझ में आ गया। अब इन दोनों को एक एक करेक्टर को उठा के हम कंपेयर करेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर कंपैरिजन हमारे पास आता है ट्रू, सॉरी कंपेयर करते चले जाएंगे। जैसे ही कंपैरिजन डिफरेंट होगा हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर पूरे केस में कहीं पर भी कंपैरिजन फॉल्स नहीं होता तो फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? हम्म। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं। फंक्शन इस पैलिंड्रोम, पैरामीटर में ये ले रहा है दिस एस टी आर विच इज अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स बूलियन। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पास इंडेक्स को सेट कर देते हैं 1 पे, और अपने पास लूप लगा लेते हैं कि वाइल इंडेक्स, इंडेक्स को किससे रखना था? लेस देन इक्वल टू लेंथ, ये इंट लेंथ दिस एस टी आर डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया है कि मैंने इसको डिवाइड बाई 2 करके इंट इसलिए किया ताकि ये उसकी हाफ लेंथ तक चले। हमें पता है कि पूरी लेंथ के लिए चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हाफ लेंथ के लिए सिर्फ चलाना है इसको। तो हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी? नहीं, दूसरी कोई कंडीशन नहीं होगी, बस यही होगा। इसके लिए लूप चलेगा। हम यहाँ पे करेक्टर 1 ले लेते हैं,
करेक्टर 1 जो कि हमारी लेफ्ट साइड से आ रहा है। लेफ्ट साइड से उठाने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या था, मिड दिस str इंडेक्स 1। राइट साइड से करेक्टर उठा लिया, लेफ्ट साइड से करेक्टर उठाने का तरीका क्या है, करेक्टर 2 मिड दिस str लेंथ दिस str माइनस इंडेक्स +1 1। इससे राइट साइड से करेक्टर उठ गया। अब इस दोनों को कंपेयर करते हैं कि इफ अच्छा, इनका केस भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, तो केस एडजस्ट करते हैं, टू अपर या टू लोअर कर लेते हैं, टू अपर कर लेते हैं चलो। इफ टू अपर करेक्टर 1 इज नॉट इक्वल टू टू अपर करेक्टर 2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम नहीं है, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स, कोड ही एंड हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। आगे कोई स्ट्रिंग को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि आपका कोड एंड हो रहा है। एंड इफ उसके बाद इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी बाय 1, एंड वाइल अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ये कोड यहाँ पे नहीं रुकता, इस रिटर्न फॉल्स नहीं होता पूरे कोड में और पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग हमारा वाकई पैलिंड्रोम था, तो इधर हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू कर दिया और इधर आपके पास आ गया एंड फंक्शन। ये आपके पास, ओहो बहुत स्क्रॉल हो गया, क्वेश्चन नंबर ये दिस वाज 7 मार्क्स। इस पे कोई सवाल आपका? नहीं सर। अच्छा, ये याद रखना, ये जो दो स्टेटमेंट्स है, वैसे तो ये सवाल ही पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली तो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। लेफ्ट साइड से करेक्टर उठाने की दिस इंडेक्स दिस str इंडेक्स 1, राइट साइड से उठाने के लिए दिस str लेंथ दिस str माइनस इंडेक्स +1 कॉमा 1। ये राइट साइड से उठाने के लिए, ये लेफ्ट साइड से उठाने के लिए एक एक करेक्टर। हम लेफ्ट और राइट क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे कि हम लेफ्ट और राइट साइड से एक एक उठाते रहते, डायरेक्टली इंडेक्स लगा देते? उसका वजह थी, देखो जब मैं ये रेस कार पे चल रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड से उठाता हूँ एक करेक्टर और राइट साइड से उठाता हूँ मैं एक करेक्टर, ये दोनों तो सेम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जब आप राइट साइड से दो करेक्टर उठाओगे और राइट लेफ्ट साइड से दो करेक्टर उठाओगे, आपने ये उठाया एंड आपने ये उठाया, इसमें आ रहा है ये आर ए इज इक्वल टू ए आर, ये फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हम लेफ्ट और राइट फंक्शन नहीं यूज कर सकते थे, हमें मिड करके एक एक करेक्टर ही उठाना पड़ा। ये बात समझ में आई? हम्म। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है, एरेज नहीं आ रही, फजूल से सवाल आई जा रहे हैं। ये तो सारे स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जी, ये छोटे सवाल जो है ना बेसिकली स्ट्रिंग बेस्ड ही हैं, लेकिन असल में ये भी ज़रूरी है, एरेज के तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, वो अभी मैं नहीं कराना चाहता, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आप अभी पहले इसकी तो तैयारी कर लो ना। अ, ये एक छोटा सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कहता है कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रिंग फंक्शन इक्विवेलेंट टू दोज गिवन इन योर इंसर्ट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो तमाम वो फंक्शन मौजूद हैं जो कि आपके इंसर्ट में गिवन है, लेकिन उसमें वो कहता है कि एक मसला ये है कि द लैंग्वेज इंक्लूड्स अ लेफ्ट एंड राइट फंक्शन बट डज नॉट हैव अ मिड फंक्शन। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिड का फंक्शन नहीं है, लेफ्ट और राइट फंक्शन मौजूद है। राइट सूडोकोड फॉर एन एल्गोरिथम टू रिप्रेजेंट योर ओन फंक्शन ऑफ वर्जन ऑफ मिड फंक्शन। अपना वर्जन ऑफ मिड फंक्शन हमने बनाना है लेफ्ट और राइट को यूज करते हुए, विच विल ऑपरेट इन द सेम वे एज शोन इन द इंसर्ट, जिस तरह से मिड ऑपरेट करता है। डू नॉट यूज द मिड फंक्शन गिवन इन योर इंसर्ट बट यू मे यूज एनी अदर फंक्शन। मिड फंक्शन के अलावा तमाम फंक्शंस यूज करने अलाउड है। एज्यूम दैट द वैल्यूज पास टू द फंक्शन विल बी करेक्ट। वैल्यूज सही पास होंगी आपकी। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन है मिड का, वो किस तरह से काम करता है पहले इसको देखते हैं।
मेड फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो आपका स्ट्रिंग, दूसरा उसकी स्टार्ट पोजीशन होती है, और दूसरा हमारे पास काउंट होता है कि हमने कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं। लाइक अगर हम इसको पास करते हैं कि दिस एस टी आर को हम 3 1 पास करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग है ABCD, तो ये थर्ड करेक्टर से एक करेक्टर उठा लेगा, यानी कि C उठा लेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं? हम्म। अच्छा, अब इधर जो है हमारे पास लेफ्ट और राइट फंक्शन है। अगर हम पहले ये करें कि हमें एक पोजीशन यहाँ पे पैरामीटर पास किए गए, दिस एस टी आर 3 1, और इस ए बी सी डी में से लेट्स जस्ट हाँ, इस ए बी सी डी स्ट्रिंग में से हमने लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज करके सी एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे किया जाएगा? पहले अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट दिस एस टी आर, और यहाँ पर ले लेंगे हम लेफ्ट साइड से उठा लेंगे, हमें यहाँ पे गिवन है उसकी स्टार्ट पोजीशन 3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1 2 3 करेक्टर जो हैं यहाँ से हम लेफ्ट साइड से उठा लेंगे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड से हमने 3 उठा लिए, तो इधर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC। अब हमने यहाँ पर कितने करेक्टर्स उठाने हैं? इसके लिए जो है कि कहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें गिवन है, कि हम यहाँ पे यूज़ कर लें बेसिकली राइट दिस एस टी आर। यहाँ राइट साइड से कितने उठाने होंगे, हमें एक करेक्टर उठाना है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट पोजीशन आ गई, यहाँ पे हमारे पास काउंट आ गया। अगर हम इसको एक और स्ट्रिंग के ऊपर ट्राई कर लेते हैं कि ये चलता है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी गड़बड़ है इसके अंदर, इस पर तो चल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपने पास, और ये कहता है काउंट जो है आपका 4 है, दिस नंबर इज़ 3, और स्ट्रिंग आपके पास है ABCDEFGH, इसमें से करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये थर्ड पोजीशन से 4 करेक्टर्स, हाँ चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसा काम करेगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट दिस एस टी आर 3 कर लिया, हाँ तो ये अब गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो इधर से कट गया, हमें तो इससे ज़्यादा वाले चाहिए। हमें कितने चाहिए होंगे, हमें थर्ड पोजीशन से 4 करेक्टर उठाने हैं ना। थर्ड पोजीशन से 4 करेक्टर उठाने के लिए हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, और 1 2 3 और यहाँ से 4 करेक्टर हमें ये वाले चाहिए, तो हमें कितने पिक करने होंगे, टोटल 6 करेक्टर्स पिक करने होंगे। तो ये क्या बनता है आपके पास, 3 + 4 - 1, तो इधर जो है ये चेंज करना पड़ेगा हमें टू स्टार्ट प्लस काउंट -1। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ABCDEF, ये हमारे पास आ गया। अब राइट साइड से हमें कितने चाहिए करेक्टर, राइट साइड से हमें चाहिए 4 करेक्टर्स चाहिए ना, तो अगर हम राइट साइड से 4 करेक्टर निकाल लेते हैं, तो CDEF, और मेड फंक्शन यूज करके भी हमारे पास CDEF ही आना था, तो सिंपली यहाँ पर हम काउंट लगा देंगे। तो पहले हमने स्ट्रिंग को काटा लेफ्ट साइड से इस इस पैरामीटर के साथ, और फिर राइट साइड से उतरे काउंट जो है हमने निकाल दी, तो हमारे पास स्ट्रिंग बन के आ गया। समझ में आया ये? तो मुझे लेफ्ट वाला समझ में नहीं आया कि हमने मतलब काटा किस तरीके से। देखो इसको काटा इस तरह से है कि इसको देखो, जो मिड फंक्शन है, अगर ये नॉर्मल मिड फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता होता, तो ये जो पैरामीटर मैंने पास किए हैं STR 3 4, ये क्या देते हैं आपको, CDEF देते हैं ना। हम्म। तो अब CDEF को जो है हमें चाहिए, तो हमें F तक करेक्टर्स चाहिए, हमें मतलब कि हमें F तक के करेक्टर्स चाहिए, तो F तक करेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हमें ये बात नजर आ रही है कि स्टार्ट पोजीशन प्लस काउंट -1 है। वैसे भी इसी हिसाब से कर सकते हैं कि स्टार्ट पोजीशन से 4 करेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, स्टार्ट पोजीशन से 1 2 3 4, तो स्टार्ट पोजीशन से 4 और करेक्टर्स हमें चाहिए, लेकिन वैसे तो इनका सम 7 बन जाएगा, क्योंकि इधर बेसिकली काउंट में वो वाला खुद से भी करेक्टर इंक्लूडेड होता है, ये सी खुद से भी काउंट हो रहा होता है, सी 2 दफा आता है, तो उसको हमने -1 यहाँ पे कर दिया, SP प्लस काउंट -1। ये समझ में आया?
इससे आपके पास आ गया A B C D E एंड F। ये आने के बाद अब सिंपली हमें कितने करेक्टर्स चाहिए राइट साइड से, हमें ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है कि हमने क्योंकि वहां तक काट लिया था, यहाँ तक हमने काट लिया था, तो हमें यहाँ से 4 करेक्टर सिर्फ उठाने हैं, तो ये वाले 4 उठा लिए, राइट साइड से तो ट्रिम हो गया, हमारे पास ये स्ट्रिंग बन गया, एंड ये वाला स्ट्रिंग जो है हमारा मेड फंक्शन रिटर्न कर दे। उसके भी सी डी एफ आ रहा था, इसमें भी आ रहा है, समझ में आया? समझ में तो आ गया सब, ये सारे स्ट्रिंग पे काम करेगा। इसको किसी और स्ट्रिंग पे चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे वो स्ट्रिंग ले लेते हैं पेरेंट रोम, ठीक है, और आपने इसमें से आर ओ एम ई निकालना है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये तो मेड फंक्शन नहीं होगा, आर ओ एम निकालना है आपने, मतलब ये कि आपको क्या पोजीशन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको 7th 8th और 9th पोजीशन वाला करेक्टर इस स्ट्रिंग में से चाहिए। तो इधर से क्या होगा, मेड फंक्शन से स्टार्ट पोजीशन क्या होगी, स्टार्ट पोजीशन आप इसको दोगे 7, और 3 करेक्टर्स आपने 7 से उठाने होंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट दिस एस टी आर एस पी है 7 + 3 10 - 1 9, 9 आ जाएंगे ना। तो अब लेफ्ट साइड से 9 करेक्टर्स उठा लिए, ये उठा लिए, तो आपके पास ये बन गया, आर ओ एम तक आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे काउंट आ जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 पास की थी, राइट साइड से काउंट उठा लिए 1 2 3, ये आ गया, आर ओ एम आपके पास बन गया, कर गया ना काम। हम्म। तो बस आप इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए आपके यहाँ पे सबसे पहले आप फंक्शन हेडर बनाओगे अपने पास। ओहो, फंक्शन मिड, मिड ने 3 पैरामीटर लेने हैं, आपका एक स्ट्रिंग लेना है विच स्ट्रिंग, एक उससे लेनी है स्टार्ट पोजीशन, और एक उससे लेना है काउंट, और ये दोनों आपके इंटीजर हैं। और रिटर्न क्या करना होता है, इसने स्ट्रिंग रिटर्न करना होता है, रिटर्न्स स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर एस टी आर की लेंथ ले लेते हैं, एस टी आर लेंथ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ, और इसके ऊपर हम स्टोर कर लेते हैं लेंथ, जो पैरामीटर में एस टी आर है वो। स्ट्रिंग की लेंथ लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे इसकी लेंथ की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसके बगैर ही हमने ऊपर काम किया, तो इसकी लेंथ की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वी डोंट नीड दी लेंथ। सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपने पास मिड स्ट्रिंग वेरिएबल में मिड एस टी आर, मैं इसका नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एस टी आर एस पी प्लस काउंट -1। ये करने के बाद ये मिड एस टी आर में स्टोर हो गया। अब इसी को राइट को देना है, मिड एस टी आर दूसरा मैं इसी को दे देता हूँ, और इसको राइट को पास करेंगे, राइट, ये वाला मिड एस टी आर अब इधर आ जाएगा, मिड एस टी आर काउंट, ये ट्रिम हो गया। इधर से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मिड एस टी आर, और इधर आपका फंक्शन एंड हो जाएगा, एंड फंक्शन। बस 4 नंबर का सूडो कोड था, सिंपल, थोड़ा सा उसे ट्रिकी दिया था लेकिन था बिल्कुल सिंपल सा। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि द वैल्यूज पास्ड टू योर मेड फंक्शन इन पार्ट ए नीड्स टू बी वैलिडेटेड, assume that the values are of the correct data type, state two checks that would be applied to the value passed to the function। वो कहता है कि डेटा टाइप करेक्ट है, और कौन कौन सी वैलिडेशंस आपके पास हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास ये जो एस पी है और काउंट है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अगर 0 होंगे तो ये काम नहीं करता। एस पी एंड काउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरी बात ये है कि जितने यहाँ पे नंबर्स पास किए गए हैं उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हो स्ट्रिंग में, वरना तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है।
तो लेंथ ऑफ str should be enough according to past values। जो वैल्यूज पास की गई हैं उसके मुताबिक ही जो है उसको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके कैरेक्टर्स ही ना हो जो आपने फंक्शन पास किया है, तो उस केस में भी उसको एरर रिटर्न करनी चाहिए। दूसरे में उसको एसपी और काउंट अगर आपको 0 है या नेगेटिव वैल्यू है तो उसके ऊपर भी एरर रिटर्न करनी चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई? सवाल ये। हम्म। अच्छा।